आज से लगभग 100 साल पहले लीडिंग एंटरप्रेन्योर्स गिल्डेड एज से जैसे रॉकफेलर और एंड्रू कार्नेग फाइट कर रहे थे दुनिया के पहले बिलियनर बनने के लिए। ये टाइटल जॉन डी रॉकफेलर को, जो कि फाउंडर थे स्टैंडर्ड ऑयल के, मिला था 1916 में। 100 साल बाद हमें वापस से रेस देखने को मिल रही है ट्रिलियनियर स्टेटस में, जो कि बढ़ती जा रही है। और इसका मतलब ये नहीं कि आज के लीडिंग बिलियनर्स ज़्यादा अमीर है पहले के बिलियनर से, मगर क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अमीर थे आज के, अगर इन्फ्लेशन को जोड़ा जाए। मगर फिर भी कौन जो है रेस 1 ट्रिलियन की जीतने वाला है। स्टार्टिंग ऑफ अगर एक ग्लांस ले बिलियनर्स की लिस्ट में, ये तो क्लियर हो जाता है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग बिलियनर बाय फार जेफ बेजोस और एलॉन मस्क के हर एक 80 बिलियन और 60 बिलियन रिस्पेक्टिवली गेन कर चुके हैं इस साल। बाकी बिलियनर्स टॉप में, वो भी टेंस ऑफ बिलियंस बना रहे हैं देमसेल्व्स, मगर खुद को एक फ्रैक्शन गेन कर रहे हैं, क्योंकि आइदर उनकी कंपनी इतनी डाइवर्सिफाइड है कि वो मार्केट परफॉर्मेंस की मिल रही है उनको, और मेच्योर हो चुके हैं इस पॉइंट पे कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है वो खत्म हो चुकी है। एज ए रिजल्ट करेंटली मोस्ट लाइकली कैंडिडेट्स जो है 1 ट्रिलियन में पहुंचेंगे पहले, वो जेफ बेजोस और एलॉन मस्क हैं। शुरू करते हैं जेफ बेजोस से। उनका ट्रिमेंडस रनअप है ओवर द पास्ट 22 ईयर्स, जो कि अमेजॉन को ग्रो करने में लेके गए, ना कि बिलियन डॉलर कंपनी को एक ट्रिलियन डॉलर कंपनी में। ऑफ कोर्स इस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को मैच करने के लिए अमेजॉन के पास माइंड बॉगलिंग ईयर ग्रोथ नंबर्स होने चाहिए, जो कि एक एवरेज ईयरली ग्रोथ ऑफ 82% के साथ है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो 82% पर ईयर ग्रोथ की, क्योंकि नेगेटिव ग्रोथ नंबर जो है वो सिग्निफिकेंटली ज़्यादा वर्थ करते हैं पॉजिटिव ग्रोथ नंबर्स के। फॉर इंस्टेंस लेट्स से मान लेते हैं 900% एक ईयर की ग्रोथ है एक कंपनी की, और 80% उसके अगले ईयर कम हो जाता है। तो अगर कंपनी की वर्थ $100 थी ओरिजिनली, और एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर वो वर्थ $1000 हो जाएगी, और उसकी 900% ग्रोथ के बाद, मगर अगले साल जो है 80% पुल बैक का मतलब ये है कि सिर्फ $200 बचेंगे। हालांकि 80% जो है फिर भी 10% से कम है 900% के, मगर जो एवरेज रिटर्न होता है इस पीरियड में वो 410% ही होगा। मगर हमें ये तो पता है कि ये जो है रिफ्लेक्टिव नहीं है कंपनीज के रियल ग्रोथ का, और इस टाइम पीरियड में कंपनीज की ओवरऑल ग्रोथ जो है वो 100% होती है, जिसका सेम ही यही मतलब है 41.42% पर ईयर है, जो कि बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। फिर भी क्लियरली इतना तो पास नहीं है कि 400% का एवरेज रिटर्न दे सके। तो कैलकुलेट करने के लिए अमेजॉन की रियल रिटर्न को पर ईयर हमें देखना होगा कितने इन्वेस्टमेंट जो है वो कंपनीज की ग्रो होती है लाइफ में। अगर आप $100 लगाते हैं अमेजॉन में जब वो पब्लिक आई थी, तो आपके पास $65,538 होते हैं आज, या फिर अराउंड 65,000% ग्रोथ। स्प्रेडिंग करें इसको 22 साल के ऊपर, तो हमें एनुअलाइज रिटर्न 34.28% का मिलता है, जो कि 5 गुना ज़्यादा है मार्केट से। और इस ग्रोथ रेट को कंजक्शन में ले जेफ की करंट वेल्थ के 195 बिलियन के, हमें देखने को मिलता है जेफ बेजोस जो है ट्रिलियन डॉलर मार्क को 5.5 साल या फिर 2026 की शुरुआत में छू सकते हैं। मगर यहाँ पर एक बात है, ज़्यादातर अमेजॉन की ग्रोथ पहले से ही हो चुकी है। इनफैक्ट अमेजॉन का स्टॉक स्टैग्नेट कर रहा था 1800 से $2000 पर शेयर अबाउट 1.5 साल के लिए, और अगर वो पेंडेमिक नहीं आता ज़्यादा ऑनलाइन सेल्स लेके, तो ये वही के केस होता। मगर हमें ज़्यादा पुल बैक भी देखने को मिल सकता है अमेजॉन के स्टॉक में पेंडेमिक के बाद। तो ये रियलिस्टिक नहीं है कि एक्सपेक्ट करना इस ग्रोथ रेट को अगले 6 सालों तक। इसे पर्सपेक्टिव में लाने के लिए अमेजॉन को वापस से 8 to 8.5 ट्रिलियन डॉलर कंपनी बनना पड़ेगा जेफ को ट्रिलियन डॉलर मार्क पे पहुंचने के लिए, और बहुत ज़्यादा अनलाइकली है अगले 6 सालों में, क्योंकि वो बहुत सारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ ऑफ स्टॉक हर साल बेच रहे हैं। अब वो इन्वेस्ट कर रहे हैं इस पैसे को ब्लू ओरिजिन में, जिसका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है। हाउएवर जो मेन बॉटल कैप है इस सेक्टर में कि ग्रोथ है स्पेस मार्केट्स प्लेस की। अब मुझे तो पक्का यकीन है 20 से 30 साल में वो इसको मल्टी ट्रिलियन डॉलर कंपनी बना सकते हैं। मगर नेक्स्ट 10 सालों में ब्लू ओरिजिन के लिए ऐसा नहीं हो सकता कि उनकी नेटवर्थ इतनी ज़्यादा ऊपर चली जाएगी, क्योंकि सिंपली स्पेस मार्केट प्लेस जो है इतना रेडी नहीं है इन टाइम फ्रेम में, एटलीस्ट नॉट ट्रिलियन डॉलर की रेंज में। मगर ब्लू ओरिजिन जो है वो फ्यू $100 बिलियन की कंपनी बन सकती है जेफ बेजोस को अनदर 100 से $200 बिलियन देने के लिए। मगर फिर से अमेजॉन को अकाउंट करना पड़ेगा 800 से $900 बिलियन जेफ की वेल्थ का। और अगर हम एक मोर रियलिस्टिक ग्रोथ रेट 20% की लगाते हैं जेफ की नेटवर्थ में, तो इसका मतलब ये है कि 9 ज़्यादा साल और लगेंगे उन्हें ट्रिलियन डॉलर मार्क में पहुंचने के लिए, या फिर 2030। मगर ये भी काफ़ी ज़्यादा है, और ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि अमेजॉन जो है मार्केट परफॉर्मेंस के अगले नेक्स्ट डेकेड के 5 से 10% की ग्रोथ रेट के साथ ये 17 साल लेगा नियर द एंड ऑफ 2030। तो हालांकि जेफ बेजोस ट्रिलियन डॉलर मार्क तो पहुंच सकते हैं इस डेकेड में अगर अमेजॉन जो है एक्सपोनेंशियल रन चालू रखता है, मगर बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, और एक मोर रियलिस्टिक टाइम फ्रेम होगा 2030 से 35 के बीच।
एलॉन मस्क वहीं पे दूसरी तरफ के पास बहुत ज़्यादा अच्छा शॉट है ट्रिलियन डॉलर मार्क पहुंचने का इसी डेकेड में, क्योंकि उनकी कंपनीज अभी भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज में है, ना कि अमेजोन की तरह, जेफ बेजोस की तरह ही। ज़्यादातर एलॉन मस्क की वेल्थ ग्रोथ जो है अगले डेकेड में वो टेस्ला से आएगी, ना कि स्पेस एक्स से, क्योंकि लिमिटिंग फैक्टर्स होते हैं स्पेस मार्केट में। एलॉन मस्क करंटली 19% टेस्ला को ओन करते हैं। हाउएवर उन्हें 1% और मिल जाएगा टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स का टेस्ला के हर $50 बिलियन के इंक्रीज में मार्केट कैप के, जब तक कि उनकी वैल्यूएशन $650 बिलियन नहीं हो जाती। ऑफ कोर्स उन्हें रेवेन्यू और इनकम बेस्ड माइलस्टोन्स भी हिट करने पड़ते हैं कैश आउट करने के लिए अपने इंसेंटिव को, मगर अगर वो कर भी लेते हैं तो वो रफली अपनी पोजीशन को 25% तक कर लेंगे टेस्ला में। और ये अज्यूम करते हुए कि उन्हें ज़्यादा स्टॉक नहीं मिलेगा $650 बिलियन की वैल्यूएशन के बाद और रिस्पेक्टिव माइलस्टोन के बाद, अगर कितना प्रॉफिट कमा सकती है टेस्ला वो नेक्स्ट 10 ईयर्स में। अगर टेस्ला हाई वॉल्यूम इलेक्ट्रिक कार मेकर बन जाए तो इटसेल्फ एलॉन को $100 ऑफ बिलियन दे देगी। करंटली फोक्सवैगन और टोयोटा 10 मिलियन गाड़ियां हर साल बनाती है, टेस्ला वहीं पे सिर्फ 5 लाख गाड़ियां हर साल बनाती है, या फिर सिर्फ 5% उनके, मगर ये मोस्टली है मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेशन की वजह से, ना कि डिमांड लिमिटेशन की वजह से। अभी के लिए टेस्ला जो है 5 लाख गाड़ियां पर फैक्ट्री बना रहा है और 2 फैक्ट्रीज, एक बर्लिन में और एक ऑस्टिन में बना रहा है, जो कि उनकी टोटल फैक्ट्री काउंट को 5 कर देंगे। और अचीविंग करना अपने प्रोडक्शन नंबर्स को पर फैक्ट्री, ये अगली 2 फैक्ट्री जब चलने लगेगी टेस्ला जो है वो 2.5 मिलियन गाड़ी हर साल बना पाएगा। और ये कंटिन्यू करते हैं 2 फैक्ट्री बनाना हर साल, तो वो आराम से 20 से 25 फैक्ट्रियाँ बना लेंगे इस दशक के अंत तक, जो कि 10 से 12 मिलियन कार्स पर ईयर बनाएगी। और जब तक डिमांड जो है वो स्केल अप करती रहेगी, जो कि हो सकता है क्योंकि कार प्राइसेस कम होंगे, और फैक्ट कि दोनों वोक्सवैगन और टोयोटा है वो पहले से इन नंबर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। टेस्ला जो है एटलीस्ट 10 मिलियन कार्स पर साल बेच पाएगा एंड ऑफ द डेकेड तक। करंटली टेस्ला ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमाता, क्योंकि ज़्यादातर उनके प्रॉफिट नई फैक्ट्रीज और बाकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स में चली जाती है। हाउएवर जैसे वो स्केल अप करेंगे, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग फैक्ट्रीज जो है वो छोटा छोटा पोर्शन बनता रहेगा अपनी इनकम का, अज्यूम करते हुए कि वो अचीव करते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन 5% का, जो कि टोयोटा के नेट प्रॉफिट मार्जिन 7% से कम है, और सेम है वोक्सवैगन के नेट प्रॉफिट मार्जिन का। टेस्ला जो है एक ईयरली प्रॉफिट $15 बिलियन का करेगा, एवरेज कार प्राइस ऑफ $30,000 की, जो कि सिग्निफिकेंटली कम है उनके करंट एवरेज कार प्राइस से। मगर उनके करंट पीई रेशो को देखें जो कि 900 से ज़्यादा है। ये जो रेशो है उनके प्रॉफिट और मार्केट वैल्यूएशन का, वो एक्चुअली $10 ट्रिलियन से ज़्यादा की कंपनी बन जाएंगे, अज्यूम करते हुए कि पीई रेशियो सेटल डाउन हो जाएगा बहुत ज़्यादा रीजनेबल, जैसे कि 100 में, जो कि कम है जहाँ पे अमेजोन अभी है। टेस्ला जो है वो 1.5 ट्रिलियन का हो जाएगा एलॉन मस्क को $375 बिलियन देकर, और उन्हें सेम 100 से 200 बिलियन डॉलर्स देगा अपनी रॉकेट कंपनी स्पेस एक्स भी। एलॉन मस्क जो है वो 500 से 600 बिलियन डॉलर्स के हो जाएंगे एंड ऑफ दिस डेकेड, और ये वेरी मिनिमम है, क्योंकि ये कंप्लीटली इग्नोर करता है टेस्ला की ऑटोनोमस ड्राइविंग टेक्नोलॉजी को, उनकी रोबोटैक्सी नेटवर्क को, उनकी बैटरी टेक्नोलॉजी को और उनकी सोलर बिजनेस को, जहाँ से टेस्ला सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा। इन 10 मिलियन गाड़ियों को बेचने के बजाय अगर वो उन्हें रोबोटैक्सी नेटवर्क में लगाते हैं, जिसमें हर कार एक्सपेक्ट करती है $30,000 पर ईयर प्रॉफिट कमाने का, ये फ्लीट अकेले $300 बिलियन का प्रॉफिट हर साल लेके आएगी। और इसके पी रेशो सिर्फ 10 में भी देखें तो टेस्ला को $3 ट्रिलियन की कंपनी बना देगा, एलॉन मस्क को $750 बिलियन देके। मगर ऐसा हो सकता है कि पी रेशो 30s में रहेगा, क्योंकि बाकी मेच्योर टेक कंपनी जैसे माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल भी इसी में रहती है। और पी रेशो 30 के हिसाब से टेस्ला जो है $9 ट्रिलियन की कंपनी बन जाएगा, एलॉन मस्क को $2.25 ट्रिलियन दे के। और फिर भी कंप्लीटली इग्नोर करते हुए ये बात है ग्रोथ को, रोबोटैक्सी फ्लीट की, और एज वेल एज कोई भी प्रॉफिट आता है लाइसेंसिंग करना अपने ऑटो पायलट सॉफ्टवेयर को या बैटरी टेक्नोलॉजी को बाकी कार मैन्युफैक्चरर्स तक। और ये चीज़ इग्नोर करते हुए एंटायरिटी ऑफ द सोलर बिजनेस, इसको मेंशन नहीं करना चाहिए कि मस्क का स्पेस कंपनी, बोरिंग कंपनी और न्यूरालिंक है जो भी उन्हें मल्टीपल ट्रिलियन ईच देने वाली है। और इसकी सारी चीज़ों के साथ अगर एलॉन जो है वो पहले नहीं होते $1 ट्रिलियन पे पहुंचने वाले, वो फिर भी रिचेस्ट ट्रिलियनर बन जाएंगे उसी के बाद ही। और इसी की वजह से मुझे लगता है कि एलॉन मस्क अपने कॉम्पिटिटर्स को रेस टू द ट्रिलियन में पीछे छोड़ देंगे, और हेक वो 10 ट्रिलियन में भी पहुंच सकता है जब तक उनकी मौत होगी। क्या आपको लगता है कि कोई इतना फिगर कोई भी उनसे तेज पहुंच सकता है? कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आप डेप्थ ऑफ दिस एनालिसिस को पसंद करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी क्वेश्चंस लॉजिकली आंसर देखने के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।